तो ये एरियोपजिटिका जो है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मिल्टन ने जितने भी प्रोज वर्क लिखे हैं, ठीक है, सारे प्रोज वर्क में अगर आप जब बात करते हैं एरियोपजिटिका, तो ये सबसे बेहतरीन वर्क माना जाता है। आज मतलब कहा जाता है कि मिल्टन के जितने भी प्रोज वर्क हैं, अगर कोई प्रोज वर्क जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे प्रोमिनेंट प्लेस है, तो दैट इज ओनली एरियोपजिटिका। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे नेट एग्जाम कह लीजिए, चाहे आपकी यूजीसी का जो आप लोग का जो सिलेबस है यूपी हायर का, उसमें भी एरोपजिटिका इन डिटेल क्वेश्चन के रूप में आया है। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि अगर एरोपजिटिका से कोई भी प्रोफेसर, चूंकि प्रोफेसर ही क्वेश्चंस बनाते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन बनाएंगे तो एरोपजिटिका से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डिटेल में हायर के सिलेबस में है। इसका मतलब कि जो है सबको पढ़ना ही है उसको। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया बनाने की कोशिश करूंगा कि एरोपजिटिका के बारे में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी हो जाए, कि आपसे एरोपजिटिका से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें अंदर डीप जाके भी कोई पूछे तो आप बता पाओ। ठीक है, तो चलिए उसी कोशिश में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो चलो, पब्लिकेशन डेट आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या है ये पब्लिकेशन डेट इसका है 1644 1644। ये हर किसी को पता 1644 है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, शायद ये क्वेश्चन अब ना पूछा जाए। अब इसका एक जी फुल सर। टाइटल है, फुल टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में दे दिया है, तो यहाँ मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, नोट्स में मैंने कई टॉपिक का ऑलरेडी नोट्स छोटे छोटे पॉइंट में दे दिए हैं। तो इसका फुल टाइटल कोई बताएगा अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़ा हो तो? एनीवन, बिना कहीं से नकल मारे, बिना बिना कहीं देखे? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे याद सर याद नहीं। आपको ये चीज याद करना है। अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने जो टेक्निक बताया उस तरीके से याद करिए। इसका टॉपिक यही है, एरोपजिटिका, फिर सेमी कॉलन लगेगा, अ स्पीच ऑफ मिस्टर डॉक्टर जॉन जॉन मिल्टन, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड, ठीक है, प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। अगर केवल इतना ही आप इसका फुल टाइटल याद रखें तो आपका बहुत काम हो जाने वाला है। आपसे फुल टाइटल से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, तो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें एक ऑप्शन दे देगा स्पीच, ठीक है, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन दे देगा। तो ये वास्तव में एक स्पीच है, सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है। दूसरा बात क्या है कि ये किसको एड्रेस किया गया है, टू whom does एरियोपजिटिका addressed, किसको एड्रेस किया गया है बताइए आंसर आप लोग? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और कहाँ का पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो इसके टाइटल से बन रहा है। पार्लियामेंट। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम का ये हो सकता है, ये भी टाइटल से ही बन रहा है, कि ये किसके लिए है, व्हाट डज इट डू, फॉर व्हाट इट हैज बीन रिटन। तो ये किसके लिए है? लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग। प्रेस। बस सिंपल सा, अनलाइसेंस प्रिंटिंग या प्रेस। ठीक है, प्लीज जिसकी तरफ से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा हो वो लोग अपना आवाज माइक नहीं खोलेंगे। तो ये क्या है, ये अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए एक लिबर्टी की बात करता है, जो किसके टाइटल से ही पता चल रहा है। तो अब फिर से मैं टाइटल पढ़ रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन देखिए टाइटल से क्लियर हो गया। अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, क्या है भैया? स्पीच है। दूसरा क्या है, किस लिए है ये? फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये इसलिए है, ये इसका पर्पज है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसके लिए मतलब किसको एड्रेस किया गया है? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो ये तीन महत्वपूर्ण बात सिर्फ इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है लगभग। क्या बोल रहे हैं सर फॉर लिबर्टी के आगे क्या होगा सर? लिखवाइए नहीं, मैं तो इसीलिए मैं बोला ना कि अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तो लिख ही लो। सर टाइटल लिख लीजिए लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बोला ना नोट्स में है, तो चलो ठीक है लिख ही लो। स्पीच ऑफ मिस्टर, लिख ही लो, याद कर लो। अब अभी मैं जब क्लास एंड करूंगा तो सौरभ याद दिलाना, मुझे सबसे पूछना है ये क्वेश्चन। क्लास के एंड तक ये सबको याद हो जाना चाहिए। मिस्टर जॉन मिल्टन, स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन किस लिए लिखा गया है?
जैसे लिख रहा हूं ऐसे अपनी कॉपी में लिख लो। किस लिए? फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए लिखा गया है, ठीक है। और किसको लिखा गया है? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। अब तो नहीं भूलेंगे टाइटल, एकदम बढ़िया। फॉर टू, इतना स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ठीक है, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। 3 लाइन में 3 क्वेश्चन बनना है। तीसरी बात कब लिखा गया? 1640। 4 क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? बार बार यही क्वेश्चन घुमा के आ रहा है। ये किस लिए लिखा गया है? लिबर्टी। कहीं लिबर्टी ऑफ प्रेस लिखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना। हैव यू ऑल नोटेड? शुड आई गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आप देख रहे हैं एरियो पजिटिका, इसका क्या मतलब हो सकता है? पजिटिका, इसका क्या मतलब है? ये एरियो पजिटिका का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? इसके बैकग्राउंड। अब ध्यान दीजिए, ये सब आप लोग का गेस है। एरो पजिटिका का मतलब सर इससे ये क्या सर होता है ना, कि इसका जो टाइटल है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसका जो टाइटल है ना, इसके टाइटल का इसके सब्जेक्ट मैटर से कोई मतलब। प्लीज आप लोग को मैंने क्या बोला कि जिसके घर में जो है बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, प्लीज अपनी माइक ऑफ रखें, प्लीज। अब ध्यान दे बैकग्राउंड की बात। इसका अब मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये जो एरो पजिटिका है ना, ये जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एरियो पैजिटिकोस। सबको क्लियर पता चल रहा है? एरियो पैजिटिकोस, ठीक है। या इसी को कई जगह लिखा गया है ऐसे, एरियो पैजिटिकस, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एरियो पैजिटिकोस। अब ये जो एरियो पैजिटिकोस है, ये है क्या? ये वास्तव में क्या है? ये टाइटल है, ये वास्तव में एक टाइटल है, ये टाइटल है, ये भी एक स्पीच का ही टाइटल है, ये भी एक स्पीच का ही टाइटल है। और ये टाइटल आपको पता है, ग्रीक में बहुत समय पहले एक बहुत बड़े ओरेटर थे, एक बहुत बड़े मास्टर ऑफ लॉजिकल रिटोरिक थे, ठीक है, मास्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़े गुरु थे, ठीक है। तो ये उनके द्वारा स्पीच लिखा गया है। तो अ स्पीच रिटन बाय ग्रेट एथेनियन, एथेनियन मतलब एथेंस कंट्री का, ठीक है, एथेनियन मास्टर ऑफ रेटोरिक, मास्टर ऑफ रेटोरिक, बहुत बड़े विद्वान थे ये। और इन्होंने लिखा था, और इनका नाम ध्यान कर लो, आइसोक्रेट्स। क्या नाम है? आइसोक्रेट्स। तो ये आइसोक्रेट्स ने एक वर्क लिखा था, और वर्क का नाम है एरियो पैजिटिकोस, ठीक है, ये इनके एक वर्क का नाम है। और उस वर्क में इन्होंने क्या किया था? वो वर्क वास्तव में एक स्पीच था, जैसे मिल्टन ने यहाँ एक स्पीच दिया है, ऐसे ही उनका ये वर्क है जो कि एक स्पीच था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मिल्टन ने जो टाइटल लिया है, ये फेमस स्पीच है, एक बहुत बड़े ग्रीक राइटर हैं जिनका नाम है आइसोक्रेट्स, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात।
अब इसमें एक बात, दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि ये आइसोक्रेट्स का टाइम पीरियड डाल लें, ये बहुत 4th सेंचुरी बीसी के पर्सन हैं, राइटर हैं। 14 436 338 बीसी, यानी 4th सेंचुरी के ये राइटर हैं, वो भी बीसी में, बैक में चले जाइए। तो उस समय होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ये एरियोपैजेटिकोस लिखते हैं, इसका एक सब टाइटल भी है जिसका नाम है द एरियोपैजेटिक डिस्कोर्स। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इसका एक सब 2 नाम से था, द एरियोपैजेटिक डिस्कोर्स भी इसे बोलते हैं, एरियोपैजेटिक डिस्कोर्स। और ये किसके द्वारा, आइसोक्रेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो मिल्टन है, आप कितना ज्यादा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को पसंद करते थे। तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को पसंद करने की वजह से इन्होंने जो टाइटल भी लिया है वो भी वहीं से लिया। और ये बहुत बड़े जो है, अब ये इनके बारे में, आइसोक्रेट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस आपको बता दूं कि आइसोक्रेट्स बहुत बड़े विद्वान थे, रिटोरिक थे और बहुत अच्छा स्पीच देते थे। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी, इनके पास मतलब नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो जाते थे, ये कभी खड़ा होकर कभी भाषण दे नहीं पाते थे। तो ये अक्सर अपने खुद तो भाषण कभी दे नहीं पाते थे, लेकिन ये जो भाषण लिखते थे उसको बहुत लोग देते थे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता लोग के लिए भाषण लिखते थे, ये बहुत फेमस थे। ठीक है, तो ये खुद लिख नहीं पाते थे, ये खुद बोल नहीं पाते थे, तो इन्होंने सिर्फ लिखा है, इन्होंने इस भाषण को दिया नहीं है कहीं पे खड़ा होके, इन्होंने सिर्फ इसको लिखा है, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, अब इस भाषण में क्या है, थोड़ा सा यहाँ बेसिक चीज समझना है इस बात को कि इन्होंने जब लिखा तो इसका क्या पर्पस था, क्यों लिखा। तो ध्यान देना, इसको लिखने का सिर्फ इनका एक ही पर्पस था कि ये जो लिखा गया है स्पीच ना, ये भी कहीं ना कहीं जो एथेनियन पार्लियामेंट है, जैसे ये मिल्टन का जो एरियोपैजिटा लिखा गया, ये किसको एड्रेस किया गया, दैट हैज बीन एड्रेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसी प्रकार से जो ये एरोपैजिटिकोस लिखा गया है, ये किसको एड्रेस किया गया, यहीं पे नीचे आप लिख लेंगे, एड्रेस्ड एड्रेस टू एथेनियन पार्लियामेंट। क्या लिखिए, एड्रेस टू एथेनियन पार्लियामेंट, ये भी एड्रेस किया गया है। और किसको एड्रेस किया गया है, एथेनियन पार्लियामेंट, यानी एथेंस के पार्लियामेंट को जो आइसोक्रेट्स ने एरियोपैजिटिकोस लिखा है, वो एथेंस के पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया था। क्लियर इतना बात, नोट करते जाइए फटाफट, फिर आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब इन्होंने ये आइसोक्रेट साहब ने लिखा था, ठीक है, इनका क्या इसमें पर्पस था लिखने का। तो जब इन्होंने लिखा था तो इनका एक पर्पस बहुत क्लियर था, उसी में नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन द स्पीच आइसोक्रेट्स ने वार्न किया, किसको वार्न किया, द एथेनियन पार्लियामेंट, वो तो पहले ही हो गया है, तो सीधे लिख लीजिए पार्लियामेंट। उन्होंने वार्न क्या किया, पार्लियामेंट को वार्न किया अबाउट द डेंजर होगा, अबाउट द डेंजर टू एथेंस को जो डेंजर होने वाला था, खतरा था एथेंस के लिए, उसके लिए इन्होंने किया। एंड द होल ऑफ ग्रीस, जो एथेंस को खतरा है और साथ ही साथ होल ऑफ ग्रीस पूरे देश को भी खतरा है, होल ऑफ ग्रीस। और किससे खतरा है, पोज्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ फिलिप, एक वहां बहुत ही फेमस राजा है, फिलिप ऑफ मैसिडॉन। ठीक है, तो जो फिलिप ऑफ मैसिडॉन है, इससे जो खतरा है उस चीज को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है कि आप लोग अपने नियम कानून को, अपने तरीकों को बदल लो, नहीं तो बहुत खतरा है।
और जो ग्रीस कंट्री है उसे बहुत दिक्कत हो सकता है। सेम आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से एड्रेस किया गया है मिल्टन के द्वारा पार्लियामेंट को। इन्होंने बताया कि अनलाइसेंस जो प्रिंटिंग है ये बिल्कुल रहना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है, और उन्होंने अपने तर्क दिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा, इन्होंने एडवोकेट किया, ही अपील्ड, इन्होंने अपील किया, क्या अपील किया, ही अपील्ड टू चेंज, इन्होंने चेंज करने की बात की, चेंज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा कि जो अभी डेमोक्रेसी का सिस्टम है इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करते चलिए साथ में, ही अपील्ड टू चेंज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा जो ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसे चेंज करना पड़ेगा, इसमें दिक्कत है। अब चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये कहा, अब मैं बात बता रहा हूं सुनिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कोर्ट से कि काम करिए, जो पावर, जो लिबर्टी लोगों को दी गई है ना उसको कर्टेल कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए। हाँ, तो उसने क्या किया, जो आप फॉर्म है डेमोक्रेसी का उसे चेंज करिए, जो डेमोक्रेसी में इतनी ज्यादा लिबर्टी दी गई है उसको क्या कर दीजिए, लिबर्टी शुड बी कर्टेल्ड। तो इसी में आगे ऐड कर ले, अपील टू चेंज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड suggested that the liberty of the people should be curtailed, जो लोगों की लिबर्टी है ना उसे कम कर दिया जाना चाहिए। बस इतना नोट करना, बस इतना बहुत। अब इनका पर्पज क्या था कहने का, ये कह रहे हैं कि अगर आप सोचिए, अगर जैसे अभी अपना देश ही है, हम लोग मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक बड़ी कंट्री है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, तो लिबर्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बहुत फ्री हैं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन नहीं करते हैं, हम जो मन करता है उल्टा सीधा करते रहते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स को लेके, अपने रेगुलेशंस को लेके, तो वहां सामने वाले को पता है कि अगर ये व्यक्ति हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, हमारे ऊपर ये कर दिया जाएगा, तो वहां के लोग थोड़ा सही से रहते हैं। जैसे हमने एक बार पढ़ा था कि न्यूजीलैंड में जो है या किसी कंट्री में, वीरेंद्र सहवाग, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं कभी क्रिकेट मतलब खेलता था, तो वीरेंद्र सहवाग को जो है इन्होंने जूते जो है, ऐसी जगह थी जहां जूते पहन के नहीं जाना था, ये चले गए तो जूते पहन के, इनके जूते गंदे होंगे, तो उसके लिए इनके ऊपर ना जाने कितने डॉलर का जुर्माना लगा दिया गया था। तो ये सब चीजें हैं। तो कुछ कंट्रीज को इनका ये मानना था कि जो लिबर्टी है ना, हमारे देश के लोगों को बहुत ज्यादा लिबर्टी मिली हुई है, इससे हम दिक्कत में है, जब हमें दुश्मन से लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि हम उतनी तेजी से यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे और फिर दिक्कत होगा, लोगों के अंदर डर नहीं है। तो आप क्या करिए, जब इनकी लिबर्टी को कम करेंगे तो कल जब जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे काम आ पाएंगे। तो इन्होंने एडवोकेट किया किस बात का, कि लिबर्टी शुड बी कर्टेल, लिबर्टी की मात्रा जो है जो अभी ज्यादा है इसको कम कर दिया जाना चाहिए। और उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल इनका बहुत अच्छा सजेशन था, और इनका स्पीच दुनिया के सबसे अच्छे स्पीचेज में से एक माना जाता है, आइसोक्रेट्स। दुनिया के सबसे बड़े ओरेटर्स में से एक ओरेटर कौन है, आइसोक्रेट्स, ये बात ध्यान रखिए आप। तो एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम आइसोक्रेट्स से मिल्टन की तुलना करेंगे। अरे कहाँ से सर आवाज, पहली वाली एक स्पीच सेकंड, में लास्ट वर्ड क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, उनका डिस्टर्ब हो रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट कर्टेल्ड मैंने बोला, CURTAILED, कर्टेल्ड। पहली वाली स्पीच में
तो मैं लाइन पढ़ दूं शुरू एकदम पहला वाला जो लिखा गया इन द स्पीच। लास्ट वर्ड सर क्या है? मैसिडोनिया है शायद, पता नहीं ऐसे कुछ है। हाँ, ये एक्चुअली ना मैसिडोन ही लिखा हुआ था। मैसिडोनिया आप लोग को पता होगा ना, वही मैसिडोनिया, ये मैसिडोन भी उसका नाम होगा। फिलिप, फिलिप के लिए है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको आप मैसिडोनिया समझ लीजिए। मैसिडोनिया यदि आपको पता होगा तो मैसिडोनिया होगा, जो बुक में मैंने पढ़ा वो मैसिडोन है, तो मैसिडोन भी हो सकता है उसमें नाम होगा। ठीक है, मैसिडोनिया ही है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि आइसोक्रेट्स के क्या व्यू थे और मिल्टन का जो एरोपॉजिटिका है वो आइसोक्रेट्स से कितना मिलता जुलता है, ये थोड़ी सी बात यहाँ समझनी है। अब देखिए, मिल्टन का जो एरोपॉजिटिका है और इनका जो एरोपॉजिटिकोस है उसमें थोड़ा सा कुछ समानता भी है, कुछ अंतर भी है। समानता क्या है? समानता आप सभी बता सकते हैं। समानता क्या है दोनों में? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी एकदम क्लियर है। क्या Both क्या are written for parliament. sir. एड्रेस वहां भी है, एड्रेस टू Yes, पार्लियामेंट। sir. बिल्कुल दोनों अपने अपने पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं, बस ये अंतर है कि उनका दूसरा, इनका दूसरा है। पहली चीज। दूसरा और क्या सिमिलरिटी हो सकती है? दोनों में वार्निंग दी है। दोनों ने क्या किया? अपील किया है किसी एक पर्टिकुलर बात के लिए, तो दोनों के द्वारा अपील की जा रही है। ठीक है, दोनों के अपील दूसरे दूसरे हैं, लेकिन दोनों के द्वारा कुछ पर्टिकुलर चेंज के लिए एक अपील की जा रही है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसको चेंज करो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? दोनों में सिमिलरिटी, एड्रेसल हो रहा है और अपील की जा रही है। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो डिफरेंसेस को जानिए थोड़ा सा। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंसेस तो सबसे बड़ा थीम और स्टाइल ही है। थीम और स्टाइल में सबसे बड़ा चेंजेस क्या है? आपको सब पता है कि मिल्टन कितना ज्यादा लिखते थे। मिल्टन एक साल में कई पम्पलेट लिख डालते थे, तो जब कोई इतना जल्दी जल्दी लिखेगा तो थोड़ा सा जो लिखने की क्वालिटी है उसमें कमी आएगी। तो मिल्टन ने जो लिखा है एरोपॉजिटिका वो उतना ज्यादा पॉलिश्ड लैंग्वेज में नहीं है। तमाम जगहों पे कुछ जो है उस हिसाब से उतने पॉलिश नहीं, अच्छे अच्छे वर्ड नहीं सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं आइसोक्रेट्स का, तो आइसोक्रेट्स का बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है, क्योंकि आइसोक्रेट्स एक स्पीच लिखने में कम से कम 5 से 10 साल ले लिया करते थे, बहुत टाइम दे के लिखते थे, एक एक वर्ड का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन मिल्टन जो एक साल में 10-10 स्पीच लिख सकते हैं, 5-5 स्पीच लिखते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा तो अंतर रहेगा। तो स्पीड की वजह से ऐसा लगता है कि इन्होंने जल्दी जल्दी में लिखा है। ठीक है, तो एक तो ये अंतर पड़ जा रहा है। दूसरा क्या है? सोच में अंतर है। अपील जो की गई है, दोनों के अपील अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? एक तो अंतर आपने देख लिया कि ऐसा लगा गया है कि मिल्टन वाला बहुत जल्दी जल्दी में लिखा गया और उनका बहुत आराम से रिलैक्स मैनर में। दूसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वही आपके लिए जरूरी है जानना, कि जो दोनों का अपील है ना, उस अपील में बहुत डिफरेंसेस है। जैसे जब आइसोक्रेट्स की आप बात करते हैं, तो आइसोक्रेट्स ने क्या बोला? आइसोक्रेट्स ने कहा कि लिबर्टी को कम कर दो। क्या कर दो? लिबर्टी शुड बी कर्टेल्ड। ठीक है, तो यानी ये कह रहे हैं कि लिबर्टी शुड बी कर्टेल्ड, यानी कम कर दो लिबर्टी को। और मिल्टन क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा? मिल्टन ये कह रहे हैं कि भाई लिबर्टी शुड बी गिवन, लिबर्टी को और बढ़ा दो। ठीक है, तो मिल्टन का ये कहना है कि लिबर्टी शुड बी मैक्सिमाइज्ड। तो बात एकदम उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे एकदम बात में अंतर आ गया कि लिबर्टी को मैक्सिमम करो। क्यों? अब ये जो लिखा गया है, आपको पता है ना, अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। अब इसके इतिहास को मैं अभी थोड़ा आपको बताऊंगा कि पहला तो एक लाइन में थोड़ा समझिए कि मिल्टन ये कह रहे हैं, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, कि लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। इसीलिए टाइटल बहुत बढ़िया समझना है। क्या है? लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। अब यहां पे बात ध्यान दो, अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए लिबर्टी का है। तो बता सकता है इसका मतलब मिल्टन क्या चाहते थे? एनीवन? प्रेस शुड बी फ्री। प्रेस शुड बी फ्री।
तो ये अनलाइसेंस्ड का क्या मतलब है? मतलब ये मिल्टन ये कह रहे हैं सर कि हाँ, तो वहाँ पर सर लाइसेंस वो और मतलब लाइसेंस राइटिंग लेना जो रहा हो। मतलब राइटिंग एक मिनट जो ठीक है। राइटिंग सर प्राइवेट कर करते देते थे ना, उसे लाइसेंस अधिकार मिलना चाहिए, लाइसेंस ये मिलना चाहिए, प्रिंटिंग का अधिकार है, मिलना मतलब चाहिए इसको उसे प्राइवेट कर नहीं दे कि सर, कोई पब्लिश भी कुछ करने भी का। लिख सकता हो। यही इसीलिए लाइसेंस मैंने फ्री कर बोला ना, एक लाइसेंस मिनट, मैं ये इसीलिए पूछा हूँ कि आप लोग के आइडियाज अलग हैं। जैसे बात क्या है ना, आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन हुआ है, सर अब क्या है, अब समझना है ना। सुरेंद्र जी आप बताइए, कुछ सही दिशा में आप सर बोलिए। सर लाइसेंस फ्री करने के लिए शायद उस वक्त प्रेस को लाइसेंस लेकर के ही कुछ लिखना रहा होगा, तो उस हाँ लाइसेंस फ्री करने के लिए इन्होंने बात की है। बिल्कुल, अब आप सही समझे। यानी मिल्टन ये चाह रहे थे कि ये जो प्रिंटिंग है ना, ये प्रिंटिंग को लाइसेंस उस समय ये कर दिया गया था कि जब भी आप कोई बुक लिखोगे, एक पर्टिकुलर जो है मतलब आप ये कह लीजिए कंपनी थी, उसको ये अधिकार दिया गया था कि वही केवल बुक को छापेगा। तो अब क्या होगा, जब आप बुक लिखोगे तो पहले उसके पास जाएगा, वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और जब उसको एकदम सब कुछ सही लगेगा तब आपकी बुक पब्लिश होगी। ये रूल बना दिया गया, और ये रूल बीच में हटा दिया गया था। अचानक 1643 में रूल लाया गया, तो मिल्टन इसमें नाराज हो गया, क्या ये तो बहुत गड़बड़ है। और ये रूल किसकी, और ये राजा रूल नहीं लेके आया, ये जो पार्लियामेंट है, जो प्यूरिटन है, वही लेके आया। तो यहाँ पे मिल्टन प्यूरिटन से अलग सोच रखते हैं अपनी। ऐसा नहीं कि प्यूरिटन को आंख मूंद के उनके पीछे खड़े थे। जहां पे प्यूरिटन गलती करते हैं उनका अपोज भी करते हैं, और यहाँ पे प्यूरिटन ने ही गलती किया, क्योंकि प्यूरिटन ही अचानक ये सोचने लगे थे। प्यूरिटन बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए ना, जब सिविल वॉर शुरू हो गया 1642 में, ठीक है। अब उसके बाद से प्यूरिटन पार्लियामेंट पूरी हावी हो गई थी किंग के ऊपर पूरे देश में। तो अब पार्लियामेंट जो कि पूरी तरह से प्रेस, ये जो प्यूरिटन थे उसमें ये लोग थे, तो इनको ये लगने लगा कि जब हम बहुत ज्यादा पावर में आ रहे हैं, तो ऐसा ना कोई बुक लिख दे जो हमारे खिलाफ लिखे। तो अगर कोई हमारे खिलाफ बुक लिखेगा, हमें कोई गाली देगा, हमारे खिलाफ कोई विरोध करेगा, तो हम उसको कैसे दबाएंगे? तो तरीका यही है कि नियम बना दो कि इस पब्लिकेशन यहाँ बुक आएगा सारा, और फिर हम चेक करेंगे, फिर वो करेंगे। तो हम कोई बुक अपने खिलाफ पब्लिश ही नहीं होने देंगे। ये रीजन था। तो मिल्टन को ये बात खराब लगा, और मिल्टन ने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई, लिबर्टी जो है वो बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं। अगर लाइसेंस की बात आ जाएगी तो लोग बुक लिखना बंद कर देंगे। विचार है भाई, किसी के विचार कैसे हैं, ठीक है, हर कोई अपने विचार को मतलब वो करने के लिए स्वतंत्र है, तो इसलिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी बुक को पब्लिश करने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि लिबर्टी दीजिए, किस लिए, अनलाइसेंस प्रिंटिंग, यानी लाइसेंस न लेना पड़े किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये इस बात को लेके मतलब अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिल्टन लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आइसोक्रेट्स लिबर्टी को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं। दोनों में बिल्कुल उल्टा बात हो रहा है। तो अपील एकदम अलग है, डिफरेंसेस एकदम दिख रहे हैं। लेकिन अब ये है कि मिल्टन जो कि आइसोक्रेट्स को बहुत पसंद करते थे, इनका भी स्पीच था वो लैटिन और वो ग्रीक में स्पीच था, तो इसीलिए इन्होंने उनको फॉलो किया। अब एक बात समझना है यहाँ पे कि मिल्टन ने भैया आइसोक्रेट्स को बहुत माना है, और जब कोई किसी को मानता है तो उसके लिए कुछ लिखता भी है। तो ये आपके एग्जाम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आइसोक्रेट को मुझे इतना बताना भी पड़ा, क्योंकि आप कुछ जानिए, कुछ सीखिए तो अच्छे से सीखिए। एक्चुअली मिल्टन ने क्या किया है, आइसोक्रेट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इनके स्टाइल से, इनके पावरफुल इलोक्वेंस से, और इसलिए प्रभावित होकर इन्होंने एक अपना सोनेट लिखा है, और उस सोनेट में इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। तो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है आइसोक्रेट को, ठीक है, ट्रिब्यूट दिया है, और कहां पे, इन हिज सोनेट, अपनी सोनेट में, ठीक है। कोई बता सकता है सोनेट कितना है? क्योंकि किसी ने कभी पढ़ाई नहीं होगा, तो ये आप जानना, टू द लेडी मार्गरेट ले। सोनेट का नाम तो ये है, ठीक है, पहली लाइन टू द लेडी मार्गरेट ले, और उसमें जो है इन्होंने, मिल्टन ने आइसोक्रेट्स के बारे में बात किया है, ठीक है। उन्होंने पूरी 3 लाइन है आइसोक्रेट के ऊपर, जो मैं लिख दे रहा हूं, उसे आप नोट कर सकते हैं। आपको पता है आइसोक्रेट जो है लिबर्टी मतलब ग्रीस से बहुत प्यार करते थे, और इन्होंने बहुत अच्छे सजेशन दिए, लेकिन जब ग्रीक हार गया,
ठीक है, तो इनको बहुत दुख हुआ और ये मर गए बेचारे शौक से, ठीक है, इतने दुखी हुए। तो लिख दीजिए जो लाइन है उसमें 3 लाइन, एज दैट डिसऑनेस्ट विक्ट्री एट, ये एक प्लेस है, ठीक है, कैरोनिया, ठीक है, जो भी इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, फाइटल टू लिबर्टी, killed with report that old man eloquent, ठीक है, ये लाइन ओल्ड मैन इलोक्वेंट से एकदम पता चल रहा है कि ये बात हो रही है आइसोक्रेट्स की, ठीक है। एट दैट डिसऑनेस्ट विक्ट्री एट कैरोनिया फाइटल टू लिबर्टी किल्ड विद रिपोर्ट दैट ओल्ड मैन इलोक्वेंट, ठीक है। तो ये है, तो ये बहुत ही फेमस, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोक्रेट्स को किस सोनेट में मिल्टन ने ट्रिब्यूट किया है, तो ये सोनेट है टू द लेडी मार्गरेट ले, और उसमें ये 3 लाइन है, ठीक है। अगर आपसे कभी ये लाइन दे दे, ये पूछते कि ओल्ड मैन इलोक्वेंट कौन है, तो फिर आइसोक्रेट्स। तो आइसोक्रेट्स से इतना प्यार करने की वजह से, उनसे इतना प्रभावित है, इसीलिए उन्हीं के वर्क को इन्होंने मिल्टन ने लिया है। अब एक दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एरो, ठीक है, पजिटिका है, ठीक है, लिया गया है, तो ये वास्तव में तो एक, वास्तव में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एरोपैगस नाम का एक हिल था। अब जैसे इन्होंने भी, आइसोक्रेट्स ने भी लिया होगा एरोपैजिटिकोस, तो कहीं से लिया होगा ना, तो यहाँ ध्यान देना है कि एक हिल है एरियोपैगस, ठीक है, एक हिल है, हिल ऑफ एरस बोलते हैं। एरस कौन है? एक गॉड है, ठीक है, तो ये एथेंस के एक गॉड है, उनके नाम पे ये पड़ा है, हिल ऑफ एरस। अब इसकी विशेषता क्या है हिल ऑफ एरस की? यहाँ पे ना जो पार्लियामेंट की ढेर सारी मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, तो मीटिंग होने की वजह से बहुत फेमस था, क्योंकि पार्लियामेंट और सीनेट वगैरह की यहाँ पे मीटिंग होया करती थी, और इसीलिए इसी नाम को इन्होंने लिया है अपने टाइटल के रूप में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरियोपैगस जो है वास्तव में एक हिल है ग्रीस में, ठीक है, और वहीं से इन्होंने टाइटल लिया है एरियोपैगिस, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक बैकग्राउंड मैंने आप लोग को बहुत अच्छा देने की कोशिश की है, और बैकग्राउंड आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बैकग्राउंड का। Is it clear to everyone? Yes, sir. Have you all noted everything? Yes, sir. Yes, sir. अब जब हम मिल्टन की ओर बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा एक दूसरा हमें बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि मिल्टन ने क्यों लिखा उस समय। ये तो अभी तक हम एक बैकग्राउंड जाने कि ये नेम क्यों रखा गया, तो नेम से हमारा कनेक्शन समझ में आ गया। अब एक दूसरी बात यह है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग थी ये क्या थी। एक तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझा तुरंत कि मिल्टन ये चाहते थे कि प्रिंटिंग को अनलाइसेंस्ड बना दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों आया, ऐसा क्या कोई एक्ट आया था, ऐसा क्या क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से? तो इसके लिए छोटा सा एक चीज आपको समझना पड़ेगा, और वो है हिस्ट्री ऑफ लाइसेंसिंग इन इंग्लैंड। हिस्ट्री ऑफ लाइसेंसिंग इन इंग्लैंड, ये लाइसेंस की पूरी हिस्ट्री आप समझ लीजिए 1 मिनट में। क्या होता है, कब कब लाइसेंस के लिए कोई रूल आया, तो आप ध्यान दें। सबसे पहले लाइसेंस का तो कोई रूल ही नहीं था। बहुत पहले हेनरी 8 ने सोचा था कि चलो हम एक लाते हैं, लेकिन ये केवल सोचते रह गए। तो इन्होंने केवल सोचा, लेकिन ये कोई रूल रेगुलेशन ला नहीं पाए। उसके बाद आई एक महारानी थी क्वीन मैरी, जिसको ब्लडी मैरी भी बोला जाता है, क्वीन मैरी। ये आई थी, इनका जो समय था वो 1553 से 1559 तक था। ये आई और इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने कहा कि हम प्रिंटिंग पे सोच लिया कि हम कंट्रोल करेंगे, और इन्होंने क्या किया कि 1557 में एक रूल बनाया, एक कंपनी बनाया, कंपनी का निर्माण कराया, ठीक है। और एक कंपनी आई, कंपनी जिसका नाम था द स्टेशनर्स कंपनी, द स्टेशनर। ये बहुत काम की चीज इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये आगे आप लोग अक्सर देखते हैं कि स्टेशनर्स रजिस्टर में शेक्सपियर का ये डेट दिया गया है, वो सब यही है। चलिए, तो फिलहाल अभी ये समझिए कि द स्टेशनर्स कंपनी, तो इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया और इसमें क्या किया, 97 लंदन स्टेशनर्स को इसके अंदर डाल दिया। अब इनको इन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी। ये कहा कि अब इंग्लैंड में जो भी किताबें पब्लिश होंगी तो क्या होगा, इन 97 लंदन के जो स्टेशनर्स हैं सिर्फ इन्हीं के द्वारा पब्लिश की जा सकती है, लेकिन इनके पास जब आप जाओगे तो पहले वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने रूल कब देखा, 1557 में, जब उस समय कंपनी कौन थी, द स्टेशनर्स कंपनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। थोड़ा स्पीडली काम करिए आप, Yes. एकदम डीप समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप सभी को पता है क्वीन एलिजाबेथ आएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। क्वीन एलिजाबेथ आएंगी, और जब इन्होंने आई है तो ये 1559 में इन्होंने क्या किया, एक लाइसेंस को और स्ट्रिक्ट बना दिया। लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग was made more strict, इनके समय लाइसेंसिंग और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने एक प्रीवी काउंसिल बनाई। इन्होंने क्या बनाया, एक प्रीवी काउंसिल बना दिया, ठीक है, प्रीवी काउंसिल, और उसका हेड बना दिया आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। अब क्या हुआ कि आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी इस मामले में डिसीजन लेते थे कि भैया कौन जो है, कौन सी बुक पब्लिश होनी है, कौन सी नहीं होनी, ठीक है। तो ये भी बहुत टफ हो गया, ठीक है। और इस तरह से जो है जो स्टेशनर्स कंपनी थे उनसे पूरे अधिकार ले लिए गए। किनसे अधिकार ले लिए गए, स्टेशनर्स कंपनी, कंपनी से अधिकार लेके किसको दे दिए गए, एक प्रीवी काउंसिल बनाई थी उसको दे दिए गए। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब एलिजाबेथ के बाद से जो है इन्होंने फिर क्या किया, ये कब की मैंने बात बताई, ये 1559 की बात है। फिर उसके बाद एलिजाबेथ ने ही 1566 में एक और चेंज किया, और अब की बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टार चैम्बर्स करके नाम थी कंपनी, स्टार चैम्बर्स, ठीक है, उसको सारे अधिकार दे दिए। अब क्या हो गया कि ये जो प्रीवी काउंसिल थी उसके बाद ये किसको सारे अधिकार दे दिए गए, स्टार चैम्बर्स। तो सारे अधिकार अब स्टार चैम्बर्स को मिल गए, ठीक है। अब ये स्टार चैम्बर्स, देखिए नाम बहुत ज्यादा नहीं है, एक तो स्टेशनर्स कंपनी है और स्टार चैम्बर्स, और यहाँ तक कि मिल्टन के समय भी स्टेशनर्स कंपनी हमेशा से रही है, अभी भी होगी वहां पे, और ये स्टार चैम्बर्स भी अभी भी है। तो स्टार चैम्बर्स के पास ही अधिकार अब इसके बाद लगातार रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हैव यू ऑल नोटेड, शुड आई गो अहेड? मैसेज, यस सर। बढ़िया से लिखना आप लोग, क्योंकि मैं सब बता रहा हूँ, मैं बहुत सी चीजें इधर उधर रखे रहता हूँ, बताता हूँ, तो आप लोग अच्छे से लिखा करिए। अब उसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से आप सभी को पता है स्टार चैम्बर्स बहुत दिनों तक चलता रहा, और सबसे लास्ट में अब कौन आ गया, चार्ल्स वन। इसी के समय तो सारी कहानी चल रही है, मिल्टन इसी के समय तो है। तो अब ये चार्ल्स वन जब आए, आपको पता है चार्ल्स वन कब से कब तक किंग है, 1625 से 1649, ठीक है। तो इनके समय क्या है, इन्हीं के समय मिल्टन ने रिवोल्ट किया है। तो स्टार चैम्बर्स जो है, स्टार चैम्बर्स ही था उस समय भी पावर में,
और ये क्या हो गया, अ सिंबल ऑफ टायरनी बन गया, अ सिंबल ऑफ टायरनी। अब कैसे सिंबल ऑफ टायरनी बन गया, इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति इन्होंने चार्ल्स वन ने क्या किया कि स्टार चैम्बर्स को पूरे अधिकार दे दिए। और इन्होंने कहा कि यदि कोई भी आपको बुक थोड़ा भी लगे कि गड़बड़ है तो तुरंत जो है उसको हमें बताओ कि किसने लिखा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उस समय कोई भी बुक वगैरह पब्लिश ही नहीं हो सकता था, दो भी किंग के खिलाफ कोई बुक पब्लिश ही नहीं हो पा रही थी, एकदम बहुत ही ज्यादा ये एकदम राजा के इशारे पे चल रहा था। और जो किताब राजा के समर्थन में लिखी जाए, उसकी तारीफ करते हुए लिखी जाए, सिर्फ वही किताबें पब्लिश हो रही थी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि लोगों में बहुत ज्यादा वो हो गया था, विद्रोह की भावना आ गई थी। और इसीलिए 1640 में आप सभी को पता होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि लॉन्ग पार्लियामेंट आई थी। कब आई थी? 1640 में। ठीक है, लॉन्ग सर इसी समय कर लिया। हाँ बोलिए। लॉन्ग पार्लियामेंट आई थी और लॉन्ग पार्लियामेंट ने क्या किया कि इन्होंने डिसीजन लेके स्टार चैम्बर के सारे अधिकार वापस ले लिए। तो इस तरह से अब स्टार चैम्बर क्या हो गया, इस लॉन्ग पार्लियामेंट में स्टार चैम्बर वाज एबोलिश्ड। क्या हो गया? स्टार चैम्बर वाज एबोलिश्ड, इसको खत्म कर दिया गया, कहा कि अब ये कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एबोलिश कर दिया। और उसके बाद से अब क्या हो गया कि अब लोग फिर फ्री हो गए। अब क्या हो गया कि अब सब लोग अपने बुक वगैरह जो है, ये कब एबोलिश कब किया गया ये जान लें, इन 1641 में। तो अब एक तरह से देखा जाए तो 1641 से 1643 तक कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कहीं कोई रूल ही नहीं आया था, बहुत बढ़िया से चल रहा था, आप जो मन करे वो पब्लिश करें, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 2 इयर्स जो है अनलाइसेंस प्रिंटिंग एकदम खूब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन तभी प्रॉब्लम आ गया 1643 में, एक नया रूल आ गया। कब आ गया? 14 जून। ठीक है, 1643 ये दिन जो है बहुत खतरनाक दिन आ गया। इस दिन क्या हो गया कि पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर जो है ला दिया। और ऑर्डर क्या था? लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स इन द, प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो इस दिन क्या हो गया, आप लोग समझते हैं, माइक ऑफ रखना है, जिसकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है प्लीज माइक ऑफ रखें। तो 14 जून 1643 क्या होगा, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पास्ट एंड विजय भैया का माइक ऑन। मैसेज भी आप लोग लिख सकते हैं, मैसेज भी लिख दिया करिए। पास्ट एंड ऑर्डर imposing licensing of books। तो इस तरह से जो है भाई, आप लोग इस बात को समझा करिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है कि मैं बहुत जल्दी गूगल मीट पे सारी क्लासेस लेना बंद कर दूं। ठीक है, यू ऑल आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। इतनी मेहनत करके मेरी रिकॉर्डिंग सब खराब कर देते हैं आप लोग। तो आपने ये देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास किया। ठीक है, और ऑर्डर में ये कहा गया कि अब जितनी भी बुक्स पब्लिश होंगी कहाँ पे, देखो उनपे इम्पोज हो जाएगा लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स इन ब्रिटिश डोमिनियन। जो भी ब्रिटिश डोमिनियन में जितनी भी बुक पब्लिश होंगी उन पे लाइसेंस लगाया जाएगा। ठीक है, और मिल्टन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्ट था, ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट 14 जून 1643 का, इसी को कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स है, इसी का रेस्पॉन्स है। ठीक है, इसी को रेस्पॉन्ड किया है, इसी के रेस्पॉन्स में लिखा है मिल्टन ने क्या, एरियोपजिटा। 100% बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एकदम डीप ले जाके बताया, हम पूरी कहानी समझ गए आप। यस सर।
कहाँ से लाइसेंस प्रिंटिंग आया, क्या हुआ। अब स्टार चैम्बर का नाम याद रखेंगे ना, चार्ल्स वन के साथ आपको स्टार चैम्बर का भी नाम याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हेन वाज स्टार चैम्बर एबोलिश्ड, स्टार चैम्बर को कब एबोलिश किया गया, तो बताओ कब। 41 1641 याद रखना, ठीक है। तो एकदम डीप पे डीप जा रहे हो, ठीक है। आपने आइसोक्रेट को जो मिल्टन ने वो किया वो भी देख लिया है ना, लाइसेंसिंग की हिस्ट्री देख ली, यहाँ से आपको स्टार चैम्बर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह से आपने पूरा एकदम डीप आपकी समझ हो गई पूरी। अब हम बात करेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट डेट कोई बता सकता है कि एरोपजिटका किस डेट में पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम एरोपजिटका पे सीधे आ गए, और एरोपजिटका का जो डेट है पब्लिश होने का वो है 23 नवंबर 1644, लिख ले 23 नवंबर 1644। हैव यू ऑल नोटेड? सर बहुत अच्छा। अब हम फाइनली आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चर पे एरोपजिटका के, ठीक है। कि एरोपजिटका में है क्या, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, ठीक है। ये आपको इतना तो पढ़ना ही था, ये एकदम बहुत अच्छी आपकी क्लास हो गई है एरोपजिटका पे। अब ध्यान दीजिए, एरोपजिटका के हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक्चुअली ये इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन भी मैं बता दूंगा। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एरोपजिटका, एरियोपजिटका। अब ध्यान दीजिए कि जो एरोपजिटका लिखा गया है उसमें मिल्टन ने जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है वो आइसोक्रेट्स का नहीं फॉलो किया है। वहां पे इन्होंने दूसरे जो ओरेटर्स हैं उनके फॉर्म एंड उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो कौन से लोग हैं जिसको इन्होंने फॉलो किया है, आइसोक्रेट्स अगर मान लो हैं भी, तो इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने फॉलो किया है, उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ। फॉलोड द प्रिंसिपल्स लेड बाय, अब ये नाम है क्विंटिलियन, ठीक है। ये भी एक राइटर है क्विंटिलियन, और इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं, इनकी एक बुक है दी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूटियोन, ठीक है, डी इंस्टीट्यूटियोन ओरेटोरियो। इसी में आगे बढ़ जाएगा, ये पूरा मैं एक में करके लिख दे रहा हूं ताकि आप ध्यान दें। ओरेटोरिया, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो इस बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए गए उसको इन्होंने पूरी तरह से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है और भी राइटर ने, उनको छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस किया गया है उनके द्वारा, तो ये छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, क्विंटिलियन के, ठीक है। अब उसके बाद से अब जो मिल्टन का बुक है इस फॉर्म में क्या हो, बोलिए। सर ये ओरेटोरिया लिखा है। हाँ, ओरेटोरिया, ठीक है, ORATORIA, ठीक है। जी सर। और ये जो उसके पहले लिखा हूं इंस्टीट्यूट में ई हटा दीजिए आप, और IONE लगा देना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट होता है ना, तो यहाँ पे ई रहेगा, ई को हटा के IONE है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूटियोन, ये है। अब ध्यान देना, जो मिल्टन ने अपनी बुक को डिवाइड किया है, इन दिस फॉर्म द ओरेशन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट एज फॉलोज, और इसी तरह मिल्टन ने भी डिवाइड किया है। तो आप ये कर लीजिए कि in the same style, इन्हीं के स्टाइल में मिल्टन्स बुक हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में मिल्टन के बुक को डिवाइड किया गया है,
ठीक है, एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं 3 पार्ट में कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज एक्सोडियम। एक्सोडियम स्पेलिंग में कहीं भी दिक्कत होगा तो बोलना, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो पार्ट है दैट इज पेरोरेशन। पेरोरेशन, और इसी को आप बोल सकते हैं कंक्लूजन। तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। यानी पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा आर्गुमेंट है और तीसरा कंक्लूजन है। अब आर्गुमेंट के लिए कोई टर्म इन्होंने नहीं दिया है, आर्गुमेंट के लिए लैटिन में बस ये ध्यान रखना, एक्सोडियम दिया है इंट्रोडक्शन, दूसरा आर्गुमेंट है, तीसरा कंक्लूजन है, ये भी टर्म अपने ध्यान में रखना है। तो बहुत आसान है, मतलब 3 पार्ट में पूरे बुक को डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में आर्गुमेंट होगा और तीसरे में कंक्लूजन होगा। ऐसा ही तो स्पीच होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए कि अपनी बात को शुरुआत करिए, फिर बीच में बहुत ढेर सारे आर्गुमेंट दीजिए। तो इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप पहले जो लोग हैं उनको तैयार करते हैं कि हमारी बात को समझ लें, उसको रेडी करते हैं, फिर आर्गुमेंट देते हैं, तब आपकी बात को ध्यान से सुनता है, फिर जब कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको समझ में आता है, अरे अरे ये बंदा सही बात कर रहा है ना। तो ये चीज है। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। तो अब देखते हैं कि मिल्टन ने क्या बोला है इंट्रोडक्शन में। अब हम इंट्रोडक्शन की बात केवल कहानी के रूप में बताएंगे, वो लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, बस आप समझ लीजिए, क्योंकि ये पूछेगा नहीं। जो बात है वो कॉन्सेप्ट है वो आप समझते हैं, जब आएगा तो आप कर लोगे। और उसके बाद हम आर्गुमेंट में जो है कुछ बढ़िया बातें हैं वो आपको लिखवाएंगे, 1-2 कोटेशन है आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट सबसे लास्ट में काम। तो अब इंट्रोडक्शन में मिल्टन क्या बोलते हैं, ये मेन इंट्रोडक्टिव पार्ट है। मिल्टन यहाँ पे एक अपना पर्पस बताते हैं कि उनके पर्पस का, स्पीच का क्या पर्पस है, और इस तरह से वो विन करने की कोशिश करते हैं जो फेवर ऑफ मेंबर हैं, ऑडियंस है उनकी। अब मिल्टन यहाँ पे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये लिबर्टी की बात करते हैं, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी जो लोग हैं उनके उनके उनकी बात करते हैं। ये प्रेज करते हैं उन लोगों की, मतलब बहुत ढेर सारी चीजें हैं। ये कहते हैं कि देखिए मैं फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ सभी के लिए कर रहा हूँ। लिबर्टी की आवश्यकता हर किसी को है। अगर एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, सभी के लिए सोच रही है, तो लिबर्टी चाहिए ही। अगर हम एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या मतलब है? अब उसके बाद ये थोड़ा डीप जाएंगे और उसमें जो है डीप जाके क्या बातें करते हैं, आर्गुमेंट में हम आएंगे तो उसमें देखेंगे कि इनके मेन आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है। अब आर्गुमेंट में मिल्टन क्या क्या बात बोलते हैं, तो सबसे पहला इनका आर्गुमेंट हम देखते हैं, 2-3 आर्गुमेंट पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कहते हैं कि इट इज रॉन्ग टू, अब मैं आर्गुमेंट अभी इस पे क्लियर करूंगा। इट इज रॉन्ग टू सप्रेस बुक्स। इट इज रॉन्ग टू सप्रेस बुक्स। बुक्स को दबाना जो है रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है उसके पीछे तर्क समझते हैं। ये कह रहे हैं कि बिकॉज गुड बुक्स गेट किल्ड एलॉन्ग विद बैड वंस। अब ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट क्या है। अगर आप, ये एकदम गलत है बुक को सप्रेस करना, उसके पीछे आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो गुड बुक है, कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीस क्या घुन के साथ क्या बोलते हैं उसे, गेहूं के साथ घुन। हाँ, तो आपको पीसना है गेहूं को, लेकिन घुन को भी पीस दे रहे हैं। तो वही एक एग्जांपल यहाँ भी आप समझिए कि ये कहते हैं कि गुड बुक्स गेट किल्ड विद बैड वंस, यानी बुरी किताबों के साथ अच्छे बुक भी जो है किल किए कर, मतलब उनका भी अस्तित्व खत्म हो जा रहा है इस वाले उद्देश्य से। अब इसके बाद एक कोटेशन है, बहुत जबरदस्त कोटेशन है जो आपको जानना चाहिए, और ये अगर आ जाए तो आप रेडी हैं। एक कोटेशन यहाँ पे मिल्टन यूज करते हैं कि he who destroys, वह जो डिस्ट्रॉय करता है
अ गुड बुक, ही हु डिस्ट्रॉयड द अ गुड बुक, बहुत बढ़िया लाइन, मन खुश हो जाएगा आप लोग को, किताबों के जो प्रेमी होंगे। किल्स द इमेज ऑफ गॉड, किल्स द इमेज ऑफ गॉड, जो अच्छी बुक को डिस्ट्रॉय करता है वास्तव में गॉड के इमेज को किल कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया लाइन। और कैसे किल कर रहा है? एज इट वर्क इन द आई, मतलब अगर आप बुक को किल कर रहे हैं इसका मतलब कि आप गॉड की इमेज जो आपकी आंखों में है उसको आप किल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद वाला ये कोटेशन तो और जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छा है। और गुड बुक इज, यही अगर मिल्टन से ना एरियोपजिटिका से कोटेशन आएगा तो ये दो कोटेशन बहुत फेमस है, इन्हीं के आने के चांसेस है। अ गुड बुक इज प्रेशियस लाइफ ब्लड, अ मास्टर स्पिरिट। अरे वाह, क्या बढ़िया लाइन। अच्छा लग रहा है कि नहीं सुरेंद्र जी लाइन? A good book is a precious life blood of a master spirit। ये बुक जो है वास्तव में ब्लड की तरह, एक व्यक्ति के एक जो मास्टर जो इसको लिखता है ना, उसके आत्मा की ब्लड के समान। अगर उसको आप किल कर रहे हैं तो यानी उसको आप मार रहे हैं। ठीक है, बुक को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी लाइन, क्या बात है। तो मिल्टन ने कितना तर्क, कितनी बढ़िया, दो ये कोटेशन बहुत ही जबरदस्त कोटेशन है। हाँ, इसको एकदम रट लेना है, और इतना बढ़िया है कि अपने आप ही याद हो गया होगा मेरे ख्याल से कुछ लोगों को। अब ध्यान देना कि मिल्टन इसके बाद ना एक पूरी हिस्टोरिकल सर्वे करते हैं, पूरा हिस्टोरिकल सर्वे करते हैं अपने एसे में, और ये बोलते हैं, अब बताते हैं कि यहां तक कि बताओ ग्रीस में, रोमन में, हैं, जितने भी पुराने कंट्रीज हैं, इतने सालों तक कभी सेंसरशिप नहीं था। इतनी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, कभी कोई सेंसरशिप नहीं था। अब बताओ, आप सेंसरशिप लगा रहे हो, इतने पुराने पुराने एग्जाम्पल है, कभी बिना कोई सेंसरशिप की इतनी अच्छी किताबें चली, इतना राजनीति होता था फिर भी कभी सेंसरशिप नहीं रहा, और आप जो है सेंसरशिप लगाने की बात कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह इन्होंने सेंसरशिप को बहुत एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूव करने की, ये जो अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं इनको देख के इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। अब उसके बाद एक और बढ़िया बात ये बोलते हैं, सेकंड ये जो आर्गुमेंट देते हैं, अब मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप सुनिए, जो मेन लाइन थी मैंने बता दी। अब उसके बाद से ये आर्गुमेंट क्या देते हैं, ये कहते हैं कि द वाइसेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ रीडिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम। ये कहते हैं कि जितने भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहे हैं वो हमेशा हर प्रकार की बुक पढ़ना चाहते हैं। तो आप कौन होते हो रोकने वाले? ये तो रीडर, इट इज ऑन द रीडर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये तो रीडर के ऊपर छोड़ दो कि वो डिसाइड करे कि बुक अच्छी है कि बुरी है। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? उसको छोड़ दो ना, वो पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि बुक अच्छी है कि खराब है। और जो महान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी तो विशेषता है, वो तो बुरी किताबों में से भी अच्छी चीज निकाल ले जाते हैं, है कि नहीं? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मानते हैं कि कोई भी दुनिया की बुक खराब होती नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो वहां से भी कुछ काम की चीज निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है? तो बहुत अच्छी चीज, तो ये यही कह रहे हैं कि वाइज पीपल तो जो वर्स्ट बुक्स है ना, उसमें से भी कुछ बढ़िया चीज निकाल के ला ले। अच्छा, लिखा दीजिए सर, लिखा दीजिए, बड़ा अच्छा है। अच्छा पहले सुन लीजिए फिर आप बोलोगे ना, मैं थोड़ा पॉइंट एंड कर लूं। फिर एक तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये कहते हैं कि उस वर्चू का क्या मतलब है, वर्चू के महत्व को आप भला कैसे समझ पाओगे जब उसमें वाइस ही ना हो, बुराई ही ना हो। भाई अच्छाई कब पता चलती? जब बुराई हो। दिन का महत्व कब समझ में आता है? जब रात है। समझिए इस बात को। तो मिल्टन कहते हैं कि वर्चू विच रन्स अवे फ्रॉम वाइस, ऐसी वर्चू जो बुराई से अलग ही हो जाएगी, दूर हो जाएगी, तो वास्तव में वर्चू है ही नहीं। बिल्कुल सर, है कि नहीं है? भाई कोई व्यक्ति दिन ही दिन उसके पास रहे तो वो सोचेगा रात कब हो। तो इसीलिए रात का होना जरूरी है दिन की इंपॉर्टेंस समझने के लिए।
और दिन का होना जरूरी है रात के इंपॉर्टेंस समझने के लिए। तो इसी प्रकार बुराइयों का भी होना जरूरी है अच्छाई को समझने के लिए। पूरी तरह से बुराई खत्म कर दोगे तब तो मतलब ही नहीं रहेगा। आज समाज में भ्रष्टाचार है तभी तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये चीजें हर चीज का थोड़ा सा मतलब बैलेंस होना चाहिए। बस ये है कि जो बुरी चीज है उसका ज्यादा लेवल ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्च्यू कैन ओनली बी प्रूव्ड व्हेन इट फाइट अगेंस्ट इविल एंड डिफीट्स। ये बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि वर्च्यू का पावर तो तभी पता चलेगा जब वो बुराई से लड़े और उसे हरा दे। तो आप बुराई को वर्च्यू से अलग मत करो। ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिया। फिर सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, ये कहते हैं कि जो लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स है ना ये बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि जो लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स है ना ये लर्निंग को डिस्करेज करेगा। कोई पढ़ेगा ही नहीं, कहेगा यार बुक ही नहीं लिखने दे रहे हैं, हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारी बुक ही नहीं पब्लिश हो रही, तो हम क्यों पढ़ेंगे। अरे भाई कोई राइटर एक बुक लिखता है, आप जानते हैं उसके लिए कितना पढ़ता है। हवा में कोई बुक थोड़े ना लिख देगा। इतनी जो पोएट्री आपको मिलती है शेक्सपियर के, इतने उसमें इतने अलूशंस मिलते हैं आपको ग्रीक वर्ड के। मिल्टन को जब आप पढ़ेंगे तो इतने ज्यादा लैटिन वर्ड्स, इतने ग्रीक वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। सबसे ज्यादा माना जाता है कि लैटिन और ग्रीक वर्ड सबसे ज्यादा यदि किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है तो इट वाज मिल्टन। मिल्टन ने सबसे ज्यादा यूज किया है, सबसे ज्यादा वर्ड्स दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए अब कब दिया, जब इनको कोई बुक लिखना है तो उसके लिए पढ़ेंगे। अगर आप सभी को याद हो कि पीबी शेली ने जब एडोनियस लिखना शुरू किया जॉन कीट्स के डेथ पे, जैसे डेथ हुई उसके 6 महीने के अंदर लिख डाला, लेकिन 6 महीने तक उन्होंने जम के पढ़ाई किया। जितनी भी दुनिया में पास्टोरल एलजी लिखी गई थी सारे पास्टोरल एलजी को पीबी शेली ने पढ़ा और फिर पढ़ने के बाद ये बेस किया कि मैं इस वाले पास्टोरल एलजी को बेस बनाऊंगा, और फिर उन्होंने उसी पैटर्न में लिखना शुरू किया। तब आज वो दुनिया की बेहतरीन बुक्स में से एक मानी जाती है। अब कोई कह देता कि नहीं नहीं भैया तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं होगी, तो बड़ा पढ़ते लर्निंग करते तो नहीं करेंगे। तो जब भाई लाइसेंसिंग जब टफ हो जाएगा तो लोग पढ़ना छोड़ देंगे, बुक्स आनी कम हो जाएंगी, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाएगा और ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को सारे आर्गुमेंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भैया आप जो है इसीलिए जरूरी है कि आप ये लाइसेंसिंग को हटा दीजिए और सबको मौका दीजिए कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए और इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं सभी को, आप ये बताइए। कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं, सब राहत हो रहा है। जी सर, बात के पोटेंशियल। चलिए बहुत बढ़िया है। तो अब आपकी क्लास एंड होती है। क्लास भी कर रहे हैं सर। हाँ क्या हो रहा है? हम भी कर रहे हैं सर, क्लास भी कर रहे हैं सर, बीच बीच में कुछ न कुछ कर देते हैं काम, अब फिर क्लास कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग। तो आप लोग भाई और ये वाला वर्चू वाला, हाँ चलिए मैं पॉइंट्स की मेन लाइन लिखवा दे रहा हूँ बस। तो नंबर 1 तो आपने लिख लिया था, नंबर 2 का आर्गुमेंट लिख लें। आर्गुमेंट नंबर 2 इसमें लिखिए द वाइसेस्ट पीपल, बस मेन पहली लाइन लिख दे रहा हूं, इसी से समझ जाइए। वाइसेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड have always been in favor of reading all types of books। अब all types of book का मतलब गुड एंड बैड वन, यहीं पे लिख लें गुड एंड बैड बोथ वंस। ठीक है, दोनों की बात हो रही, दोनों। ठीक है, अब इसमें यह समझना है कि वो अपने डिस्क्रिमिनेशन का यूज करके अच्छी चीजें निकालने जाते हैं बुरी चीजों में। तीसरा क्या है? वर्चू विच रन्स अवे फ्रॉम वाइस, जो बुराई से भाग जाए, इज नो वर्चू एट ऑल, वास्तव में वर्चू ही नहीं है। ठीक है, और चौथा वाला द लाइसेंसिंग
द लाइसेंसिंग ऑफ बुक्स विल डिस्करेज लर्निंग, लर्निंग को डिस्करेज करेगा। ठीक है, तो चारों आर्गुमेंट हो गए ना। पहला वाला आर्गुमेंट जिसने पूरा ना लिखा हो भी लिख लो। इट इज रॉन्ग टू सप्रेस बुक्स, पूरी बात लिख दे रहा हूं, बिकॉज गुड बुक्स get killed with bad ones, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आज की क्लास यही एंड करते हैं।